भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग बहुत बड़ा है। जब ऑटोमोटिव क्षेत्र की बात आती है तो इनमें निम्न क्षेत्र अपने आप आ जाते हैं। ऑटोमेकर ये ऑटोमोबाइल निर्माता हैं जो कार, ट्रक, बस, एसयूवी और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक वाहन ईवी जैसे वाहनों का निर्माण करते हैं। दूसरा है आपूर्तिकर्ता। इनमें वे कंपनियां शामिल हैं जो उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो पार्ट्स जैसे कि सीट, टायर और बैटरी की आपूर्ति करते हैं, या फिर ऑटो पार्ट्स रिटेलर। और उसके बाद है ऑटो डीलर। अब देखते हैं ऑटोमोबाइल स्टॉक का मूल्यांकन कैसे करें। ऑटो स्टॉक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में आते हैं। इस क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय और कंपनियां शामिल हैं जो ऐसे उत्पादों का निर्माण करती हैं जो कई वर्षों तक चलने चाहिए, जैसे कि कार, ट्रक, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि। ऑटोमोबाइल शेयरों में निवेश करने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरण ऑटोमोबाइल कंपनियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और ये फर्म अपने रिटर्न को अधिक करने के लिए कैसे काम करती हैं और अच्छी और बुरी आर्थिक स्थितियों को दौरान कैसे बढ़ती रहती हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ ऑटोमोबाइल शेयरों को खोजने में आपकी मदद करने के लिए हमने ऑटोमोबाइल शेयरों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ कारकों को सूचीबद्ध किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला है ऑटोमोबाइल का बिक्री चक्र। दोस्तों, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ऑटोमोबाइल और अन्य संबंधित स्टॉक चक्री स्टॉक हैं, यानी उनका मुनाफा ग्राहकों के भरोसे पर निर्भर करता है। इसके पीछे का कारण सरल है। जब ग्राहक अर्थव्यवस्था में गिरावट के बारे में चिंतित होते हैं तो वो नए वाहन खरीदना स्थगित कर देते हैं। दोस्तों, ऑटोमोटिव की चक्रीयता निम्न कारणों से निवेशकों के लिए मायने रखती है। पहला, ऑटोमेकर्स के पास आमतौर पर निश्चित बहुत खर्च होते हैं, जैसे टूल्स या सामान, कारखाने, श्रम, सामान पहुंच के लिए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आदि, और इन सब खर्च को पटाने की जिम्मेदारी भी होती है। भले कितना वाहन बिकेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, वाहन निर्माता और अन्य खुदरा विक्रेताओं और ऑटोमोबाइल के आपूर्तिकर्ता या सप्लायर्स को उत्पाद के विकास के लिए निवेश की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाजार में नए उत्पादों का एक स्थिर प्रवाह होता रहे और प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अगला, ऑटोमोबाइल कंपनियों की उच्च लागत और कम खर्च करने वाली प्रकृति दर्शाती है कि भले इनका लाभ फीसदी दिखने में ज्यादा हो, लेकिन लाभ मार्जिन कई बार कम हो सकता है, जैसे जब बाजार नीचे आते हैं तो, या फिर अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाती है तो इन कंपनियों के मुनाफे में तेजी से गिरावट आती है, जिससे भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता और नए उत्पादों पर होने वाले खर्च जोखिम में पड़ जाते हैं। अगला है उनके नगद भंडारण मतलब कि कैश रिजर्व को देखें। 2008 और 9 की मंदी के दौरान अधिकांश ऑटोमोटिव कंपनियों ने अपने भविष्य के उत्पाद पर होने वाले खर्च में उल्लेखनीय रूप से कटौती की, जिससे उनके नए उत्पाद शुरू में नहीं आए या देरी से आए। लेकिन कुछ अन्य कंपनियां ऐसी थीं जिनके पास पर्याप्त नकद था और उनके शोरूम में नई गाड़ियां सजी हुई थी, और जब रिकवरी का चरण हुआ तो इन्हें इसका बढ़ावा मिला। फोर्ड और हुंडई ये दो कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित किया। आज अधिकांश वाहन निर्माता एक अच्छा खासा नकद आरक्षित रखते हैं ताकि वे मंदी की अवधि के दौरान भी नए उत्पादों के विकास में निवेश करते रहें। हाल ही में चाइनीज कोरोना वाले मंदी के दौरान एक दिलचस्प बात हुई। इस बार वाहन निर्माता ने इलेक्ट्रिक वाहन के समर्थन में अपने पुराने धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों में निवेश करने में कटौती करने का फैसला किया। इसके अलावा कुछ वाहन निर्माता मंदी के दौरान अपने निवेशकों को लाभांश, जिसे डिविडेंड भी कहते हैं, भुगतान करने के लिए नकद भंडारण का भी उपयोग करते हैं। अगला है उनकी प्रतिस्पर्धा को देखें। यह एक सरल नियम है। जिन वाहन निर्माताओं के पास नवीनतम उत्पाद होंगे वे उसके लिए ज़्यादा पैसे की मांग करेंगे और सबसे अधिक लाभ अर्जित करेंगे। इस प्रकार वाहन निर्माताओं को गाड़ी के विकास में निवेश करते रहना चाहिए ताकि उनकी नई गाड़ियों का निरंतर प्रवाह होता रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में वाहन निर्माता और ऑटो पार्ट आपूर्तिकर्ता भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम, उन्नत सुरक्षा सुविधा जैसे उन्नत तकनीकों में खुलकर निवेश कर रहे हैं, और अगर वे बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहते हैं तो इन
भविष्य की तकनीकों में निवेश करना वाहन निर्माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी का प्रभाव। आने वाले वर्षों में बहुत ही दिलचस्प अवसरों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माता शामिल होंगे। कई उन्नत वाहन दुनिया भर में चलन में हैं और अगर विशेषज्ञों की माने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पुराने धुआं छोड़ने वाले गाड़ियों की जगह लेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को निकट भविष्य में उच्च लाभ और वृद्धि देखने की उम्मीद है और यह निवेशकों के लिए एक रोमांचक अवसर है। हालांकि यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और विकास की प्रक्रिया पारंपरिक या पुराने वाहनों की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन निर्माताओं को भी पुरानी या फिर पारंपरिक ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरह ही उच्च लागत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस खंड में प्रतिस्पर्धा भी भयंकर होने वाली है, क्योंकि अधिकांश पारंपरिक वाहन निर्माता अपने स्वयं के इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश करने की योजना बना रहे हैं। अंत में हमने जिन ऑटो शेयरों की सूचीबद्ध किया है वे उद्योग में हमारी पसंद हैं। उनके प्रदर्शन और डेटा को देखें तो इंगित यह करता है कि आने वाले वर्षों में इन शेयरों का शानदार प्रदर्शन की संभावना है। हालांकि अपने लिए सही स्टॉक चुनने के लिए आपको विस्तृत शोध करके मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण दोनों पर विचार करना चाहिए और उसके बाद ही निवेश करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है मारुति। और इस कंपनी की शुरुआत 1981 में हुई थी और ये भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच में एक जॉइंट वेंचर था। अब चलिए मारुति सुजुकी का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,77,081 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.65% का है। कंपनी का जो लास्ट ईयर का जो सेल्स है 88,333 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है 3,880 करोड़ का। स्टॉक का पी 62.4 का है, आरओई 7.20% और आरओसी 8.87% का। डेट कंपनी पे 423 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कैश कंपनी के पास 3,042 करोड़ का है। और जैसे कि हमने बताया था कि अब जो कंपनी है अपने पास कैश ज़्यादा रख रही है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 16, पिछले 3 साल में 1 और पिछले 5 साल में 5% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में -13, पिछले 3 साल में -13 और पिछले 5 साल में -8% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ घटा है। CAGR देखते हैं तो पिछले 1 साल में 30, पिछले 3 साल में 17 और पिछले 5 साल में 3% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 7, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 9% से ROE बढ़ रहा है। साथ ही ROCE भी पिछले 1 साल में 8.87, पिछले 3 साल में 7.58 और पिछले 5 साल में 12.4% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 56.37% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 21.79 और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 18.01 और बाकी बचा पब्लिक के पास 3.73% का स्टेक है। अब इसके बाद है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो बजाज ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जो दोपहिया और तिपहिया वाहनों की निर्माण करती है और इसी के साथ साथ 79 देशों में इसे एक्सपोर्ट भी करती है। बजाज का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,15,574 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 3.5% का है। कंपनी का पिछले साल का सेल्स देखते हैं तो 33,145 करोड़ का इनका सेल्स था। वही नेट प्रॉफिट 6,166 करोड़ का। स्टॉक का पी 21 है और आरओई 19% का है और आरओसीई 23.4%। डेट कंपनी पे 123 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 958 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी का 5, पिछले 3 साल में 3 और पिछले 5 साल में 9% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में -2% से घटा है, लेकिन पिछले 3 साल में 5 और पिछले 5 साल में 6% से बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल में 4, पिछले 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में 7% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 19, पिछले 3 साल में 21 और पिछले 5 साल में भी 21% से ROE बढ़ रहा है। ROCE देखते हैं तो पिछले 1 साल में 23.4, पिछले 3 साल में 25.9 और पिछले 5 साल में 27.5% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग्स प्रोमोटर के इसमें 53.77% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 11.16, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 12.40 और बाकी बचा पब्लिक के पास 22.68% का होल्डिंग्स है या फिर इनका स्टेक है। इसके बाद है बालकृष्ण। बालकृष्ण इंडस्ट्री दोस्तों एक टायर कंपनी है जिसने हाईवे या फिर ऑफ हाईवे टायर से अपना बिजनेस 1987 में स्टार्ट किया था। और अब चलिए इसका भी फंडामेंटल देखते हैं।
बालकृष्ण टायर या फिर बीकेटी टायर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 47,100 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.66% का है। कंपनी का जो पिछले साल का जो सेल्स है 8,295 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट कंपनी के पास 1,435 करोड़ का था। स्टॉक का पी 33.3 का है और ROE 21.9% का, वहीं ROC 23.8%। डेट कंपनी पे 2,529 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 51.7 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स देखते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी का जो सेल्स है 43%, पिछले 3 साल में 17 और पिछले 5 साल में 17% सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 22, पिछले 3 साल में 30 और पिछले 5 साल में 17% से प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। साथ ही CAGR पिछले एक साल में -2% से घटा है, लेकिन पिछले 3 साल में 51 और पिछले 5 साल में 25% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले एक साल में 22, पिछले 3 साल में 20 और पिछले 5 साल में 19% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE भी पिछले एक साल में 23.8, पिछले 3 साल में 21.9 और पिछले 5 साल में 20% से ROCE बढ़ रहा है। वहीं होल्डिंग्स इसमें प्रमोटर का 58.29% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 14.30%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के 11.17% और पब्लिक का इसमें 16.24% का स्टेक है। इसके बाद है हीरो मोटरकॉर्प। हीरो मोटरकॉर्प जिसे पहले हीरो होंडा के नाम से भी जाना जाता था और ये भारत की पहली मोटरसाइकिल निर्माता थी। और चलिए अब इसके फंडामेंटल के बारे में भी देखते हैं। तो हीरो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 55,380 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 3.43% का है। सेल्स से देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो सेल्स है 29,551 करोड़ का इनका सेल्स था। वहीं नेट प्रॉफिट 2,317 करोड़ का। स्टॉक का PE 24.7 है, ROE 14.4% का, वहीं ROC 18.6% का है। डेट कंपनी पे 605 करोड़ का और कैश कंपनी के पास 300 करोड़ का है। और सेल्स से देखते हैं तो पिछले एक साल में जो कंपनी का सेल्स है -5% से घटा है, वहीं 3 साल में भी -5% से घटा है और पिछले 5 साल में 1% से ही बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो पिछले एक साल में -20, पिछले 3 साल में -13 और पिछले 5 साल में -8% से प्रॉफिट ग्रोथ घट रहा है। CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल में 0, पिछले 3 साल में 5 और पिछले 5 साल में -6% से इनका CAGR बढ़ता घटता हुआ दिख रहा है। ROE पिछले एक साल में 14, पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 22% से ROE बढ़ रहा है। और ROCE भी पिछले एक साल में 18.6, पिछले 3 साल में 23.1 और पिछले 5 साल में 29.6% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर के इसमें 34.78% का स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 28.84, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 25.58 और पब्लिक के पास 10.81% का स्टेक है। इसके बाद है बॉश लिमिटेड। बॉश की जो प्रेजेंस है दोस्तों ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स एंड एनर्जी और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में है। तो चलिए अब इसका भी फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 52,537 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.62% का है। और सेल्स से देखते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का सेल्स है 11,782 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 1,217 करोड़ का। स्टॉक का पी 40.7 है और ROE 11.8%, ROCE 14.8% और डेट कंपनी पे 72.9 करोड़ का है। और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास जो कैश है 1,705 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो कंपनी का जो पिछले साल का जो सेल्स है 15%, पिछले 3 साल में -1% और पिछले 5 साल में 2% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में -2, पिछले 3 साल में -9 और पिछले 5 साल में -7% से प्रॉफिट ग्रोथ घट रहा है। वहीं CAGR पिछले एक साल में 16, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में -6% से CAGR बढ़ रहा है और घट रहा है। ROE भी पिछले एक साल में 12, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 13% से ROE बढ़ रहा है। साथ ही ROCE भी पिछले एक साल में 14.8, पिछले 3 साल में 15.6, पिछले 5 साल में 18.8% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर के इसमें 70.54% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 3.56% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 16.48 और बाकी बचा पब्लिक के पास 9.42% का स्टेक है। अब इसके बाद है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स को हम जानते हैं दोस्तों कि टाटा ग्रुप का हिस्सा है और ये एक लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। और अब चलिए इसका भी फंडामेंटल देखते हैं। तो टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,69,896 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0 है। कंपनी का जो पिछले साल का जो सेल्स है 2,78,454 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में 11,441 करोड़ का रहा। स्टॉक का पे 0 है और ROE माइनस में 22.3% का, ROCE 11.40%
और डेट कंपनी पे 1,46,449 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 40,669 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 0%, पिछले 3 साल में -3 और पिछले 5 साल में 1% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है और घट रहा है। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में -415% से घटा है, वहीं पिछले 3 साल में 0 और पिछले 5 साल में 0% ही रहा इनका। CAGR पिछले 1 साल में 60, पिछले 3 साल में 54 और पिछले 5 साल में 2% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में -2, पिछले 3 साल में -14 और पिछले 5 साल में -5% से ROE घट रहा है। साथ ही ROCE पिछले 1 साल में 1.40%, पिछले 3 साल में 2.35% और पिछले 5 साल में 3.44% से ROCE घट रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर किसमें 46.40% का स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 13.71, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 15.17, वहीं गवर्नमेंट केस में 0.14% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 24.57% का स्टेक है। इसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा दोस्तों एक मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी प्रेजेंस 2 व्हीलर में भी है, 3 व्हीलर में भी है, प्राइवेट व्हीकल, हैवी व्हीकल, ट्रैक्टर्स या फिर अर्थ मूवर्स में भी इनका शामिल है। और अब चलिए इसी का फंडामेंटल देखते हैं। तो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,56,135 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.92% का है। सेल से पिछले साल कंपनी का 90,171 करोड़ का था और इसी के केस में जो इनका नेट प्रॉफिट है 6,577 करोड़ का था। स्टॉक का पी 24.8 है और ROE 14.2% का, ROCE 11.3%, डेट कंपनी पे 77,605 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 11,118 करोड़ का ही है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 21, पिछले 3 साल में -5 और पिछले 5 साल में 1% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 225% से बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 13% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR देखते तो पिछले 1 साल में 66, पिछले 3 साल में 31 और पिछले 5 साल में 12% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 14, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 9% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE भी पिछले 1 साल में 11.3, पिछले 3 साल में 9.16 और पिछले 5 साल में 10.6% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 19.45% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 37.94, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 28.93 और गवर्नमेंट के इसमें 0.07% का स्टेक है और पब्लिक का इसमें 13.61% का स्टेक है। अब इसके बाद है TVS मोटर्स। TVS मोटर जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि ये 2 व्हीलर कंपनी और इसके एसेसरीज पार्ट बनाने में इंगेज है। और अब चलिए इसी का फंडामेंटल भी देखते हैं। TVS का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 44,550 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.40% का है। सेल्स जो है पिछले साल कंपनी का 24,355 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है 757 करोड़ का था। स्टॉक का पी 42.6 है और ROE 18.4% का, ROCE 11.3% और डेट कंपनी पे 15,837 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 1,536 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 22, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 14% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 1 साल में 34, पिछले 3 साल में 2 और पिछले 5 साल में 8% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल में 64, पिछले 3 साल में 36 और पिछले 5 साल में 10% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 18, पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 21% से ROE बढ़ रहा है। साथ ही ROCE भी पिछले 1 साल में 11.3, पिछले 3 साल में 11.7 और पिछले 5 साल में 13.2% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 50.81, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 9.85 और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 30.74 और गवर्नमेंट के इसमें कोई भी स्टेक नहीं है और बाकी बचा पब्लिक के पास 8.60% का स्टेक है। इसके बाद है सोना BLW, जिसे सोनाकॉम्स के नाम से भी जानते हैं और ये इंडियन बेस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो चलिए इसका भी फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,337 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.26% का है। सेल्स देखते हैं तो पिछले साल का जो कंपनी का जो सेल्स है 1939 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 354 करोड़ का। स्टॉक का पी 101 है और ROE 20.6% का, ROCE 21.5% और डेट कंपनी पे 147 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 39,005 करोड़ का ही कैश है।
और सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 25, पिछले 3 साल में 40 और पिछले 5 साल में 31% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 50 और पिछले 5 साल में भी 50% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। साथ ही CAGR देखते तो पिछले 1 साल में 34, पिछले 3 साल में 0 और पिछले 5 साल में 0% से इनका CAGR बढ़ा है। ROE भी पिछले 1 साल में 21, पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 19% से ROE बढ़ रहे हैं। साथ ही ROCE भी पिछले 1 साल में 21.5, पिछले 3 साल में 19 और पिछले 5 साल में 21.4% से ROCE बढ़ रहे हैं। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर की इसमें 67.18% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 8.80, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 16.12 और बाकी बचा पब्लिक के पास 7.90% का स्टेक है। तो ये था दोस्तों एक डिटेल वीडियो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में और इनसे जुड़ी आसपास के जो कंपनियां उनसे जुड़ी कंपनियों के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये जो वीडियो है नॉलेजेबल है और ज्ञानपूर्ण है, जिससे कि फिर इसे दूसरों लोगों तक का पहुँचाते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले ज्ञानपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।